साथ वाले की किताब में सैलरी का चैप्टर खोलें। अब अपनी किताब में पेज 118 निकालें। डॉक्टर जमाल नहीं होता था, FCPS भी कर लिया था उसने। अच्छा जी, ऑन 31 CA शुरू किया था, बाद में डॉक्टरी में चला गया, याद नहीं आपको? ऑन 31 दिसंबर 2021, इसको क्या ले लें 20x1 को? 2021, तो फिर इसको 2000, क्योंकि ये x तो फिर 2 के लिए है ना, अब फिर x से कम होगा ना 2000। कर लें, बोलें कर लिया नोट, कर लिया। शर्म नहीं आती आगे से जवाब सुनो इन लोगों के। अच्छा माय डियर, ऑन 31 दिसंबर 2020x1, अच्छा रिक्वायरमेंट कौन सा साल है? नोट कर लें, 20x2 है ना। अब सारे बताएं कि ये टैक्स ईयर 2021 है या 22 है? एक बात याद रखिएगा माय डियर, इसका मतलब होता है 1 जुलाई 20x1 से लेके अब नहीं, स्पेशल नहीं, नॉर्मल नॉर्मल। अब 31 दिसंबर 2001 यहां फॉल कर है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट मिड में फॉल कर है। फील कर लें वरना करवाता हूं फिर। 31 दिसंबर 2001 यहां फॉल कर है, और यार आप कॉन्फिडेंटली लिखें यहां 2021, लेकिन मुझे सोच के बताएं बचपन से हम क्या कह रहे हैं? 31 दिसंबर 2021 का मतलब तो 2022 का साल आधा गुजर चुका है, बल्कि क्योंकि 30 जून 22 को ईयर एंड होना है ना, तो ऑब्वियसली इट इज अबाउट हमारा साल। बोले हमारे साल के पहले 6 महीने गुजर चुके थे, ये देखें ना, ये है, और पहले 6 महीने गुजर चुके थे और जमाल ने रिजाइन कर दिया। बिल्कुल जनरल से हॉस्पिटल में काम कर रहा था, जनरल से हॉस्पिटल में काम कर रहा था। रिजाइन करते ही अगले दिन, रिजाइन करते ही अगले महीने ही रिसीव्ड द फॉलोइंग अमाउंट्स इन फाइनल लीव इनकैशमेंट इसको मिली है। 85,10,000 इसको रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड से मिले हैं, और 13 लाख और 17 लाख इसको सैलरी मिली है, जो कि 2019 की है और 2020 की है। खुल के बोला करें, जो कि 2019 की है और 2020 की है। जमाल ने हर महीने 5 लाख कमाया है, जुलाई 2001 से लेकर दिसंबर 2006 महीने उसने हर महीने 5 लाख कमाया है। उसकी इनकम का पिछले 4 सालों का डेटा ये दिया हुआ है। अच्छा, ये गोल्डन हैंडशेक के पैसे नहीं इसको मिले कि पिछले 3 सालों का लेके मैं एवरेज रेट निकाल लूं, और ये गोल्डन हैंडशेक के पैसे नहीं है, ये वो वाला नहीं है, पिछले 4 सालों का डेटा इसने दिया है। उसको भी छोड़ें, पहले मुझे बताएं कि जनरल रूल क्या है, सैलरी पे कैसे टैक्स लगता है? रिसीव्ड बेस पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो साल है वो बना लें। हमारा साल कौन सा है माय डियर? बी कॉन्फिडेंट, टैक्स ईयर 2022। छोटा सा करके मैं इसको लिख सकता हूं 2022। ये शुरू कब हुआ होगा? 1 जुलाई 20x1 और 20x2। नोट कर लिया आपने? चलें, अब बता दें हमारे साल उसने कितने महीने नौकरी की? 31 दिसंबर 20x1 तक।
जी। अब इधर ले आओ कैमरा। ऑप्शन 1, सैलरी इज टैक्स्ड ऑन रिसीट बेस। सैलरी का रिसीट बेस पर टैक्स लगेगा। टैक्स ईयर 20x2 मींस यकम जुलाई 20x1 से 30 जून 20x2। बार बार बोलें, यकम जुलाई 20x1 से 30 जून 20x2 ये साल है हमारा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने की बेसिक सैलरी बोलें 5 लाख ज़रब 6। हाँ 5 लाख है ना, डब्बे के ऊपर पैरा देखें उसमें लिखी हुई है 5 लाख। जी बोलें 3 मिलियन। लीव इनकैशमेंट, लीव इनकैशमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की माफ होती है, बाकियों की तो टैक्सेबल होती है। 3 अंडे उड़ा दे, इतने अंडे कहां लेके जाएंगे जी। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है या इंटरेस्ट है? भाई ये तो कोई तरीका नहीं मोहतरम। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है या इंटरेस्ट है? ना एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है इस साल का, ना एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है इस साल का, ना इंटरेस्ट है इस साल का। ये जो है, ये है, अल्लाह आपका भला करे, ये है रिसीव्ड फॉलोइंग अमाउंट्स इन फाइनल सेटलमेंट। फाइनल सेटलमेंट का मतलब है ये घर जा रहा है तो जाते जाते इसको एम्प्लॉय ने कहा जा तो रहे हो, इसने कहा मैं जा रहा हूं, जा तो रहे हो, जाने वाले तो जाने, तो जाते जाते तुम्हें मैं 9,41,000 दे देता हूं। ये वो पैसे हैं जो रिटायरमेंट के टाइम पे मिलते हैं, जिसे हमने पेज नंबर 115 पे हाईलाइट करके एग्जेम्प्ट करके इसका अकमुलेटेड बैलेंस नाम लिखा था। पता कैसे चला करेगा? 2 इंडिकेशंस हैं सवाल में। पहला ये है रिटायर हो रहा है या रिजाइन हो रहा है। दूसरी इंडिकेशन इसको सेटलमेंट में मिल रहे हैं, यानी फाइनली मिल रहे हैं। वो पैसे जमा होके पड़े रहते हैं, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जमा रहेगा, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जमा रहेगा, इंटरेस्ट बास्केट में जमा रहेगा, और रिटायरमेंट के टाइम पे जब इकट्ठा होके मिलेगा तब पेपर में लफ्ज यूज होगा फाइनल अमाउंट रिसीव्ड। तो इट इज लाइक 941,000 ऑन पेज 114। अब अगर आपने 941 पेज 114 पे नहीं लिखा हुआ तो मेरा कोई कसूर नहीं, मैंने लिखवाया था। इट इज लाइक पेज 941 ऑन पेज 114। तो पता कैसे चला ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन नहीं है, बल्कि सारे सालों के एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इंटरेस्ट का टोटल है। फाइनल अमाउंट रिसीव फ्रॉम फंड या डिपॉजिटेड इन फंड, उसके लिए भी फंड में रखी जा रही है, या फंड को खाली करके लाल रुमाल डाल के पैसे दे दिए उसे। लाल रुमाल याद होगा आपको, लाल रुमाल रख के उसको पैसे दे दिए, ये तो एग्जाम्प्ट है। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से अकमुलेटेड बैलेंस एग्जाम्प्ट। हां अगर ये अनरिकॉग्नाइज्ड होता तो इसमें से एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन माइनस करते और इंटरेस्ट और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन सारे सालों का इकट्ठा इसी साल इनकम में जाना था। बस सैलरी एरियर में रिसीव हुई है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें पता है कि सैलरी रिसीट बेस पे इनकम में जाती है, तो कोई नहीं, पुराने सालों की रिसीव हुई है, रिसीव होगी तो इनकम में डाल दें 20W9 और 20X0 की। सैलरी ऑफ
20W9। अगर ये 2022 था तो ये 2019 और 20x0 2020। कितनी कितनी? 1.3 मिलियन जी। जी यही इसकी टैक्सेबल इनकम आ गई है, यही इसकी इनकम फ्रॉम सैलरी है। जी यही टैक्सेबल इनकम है। अब सैलरी ही सैलरी है तो टेबल नंबर, अब मैं प्रॉपर नहीं करा, बेशक इसको वर्किंग में करके इधर ले आए, बेहतर तो ये होना था सैलरी की हेडिंग देते इसको वर्किंग में करते, वर्किंग से करके 6600 इधर ले आते। बस अब टैक्स निकालें, खत्म करें। टेबल नंबर 2। जी 17500। अच्छा जी, अब इसके नीचे आप 7-8 लाइनें खाली छोड़ दें, उसका मैं मतलब बताता हूं उसके लिए क्या करना है। 8-10 लाइनें वैसे अगले सफ़े पे आ जाए बेशक। अब पढ़ें। जी अब पढ़ें क्या लिखा हुआ है। पेज 91 ना निकालें। वेयर अ सैलरी इज पेड टू अ पर्सन इन एरियर्स, जहां एक सैलरी एरियर्स में मिले। ये देखें 1300 और 1700 एरियर्स में मिली है। अच्छा जनरल रूल तो सही है, जनरल रूल तो हमने फॉलो किया है। जनरल रूल तो पहले सफ़े पे लिखा हुआ था कि सैलरी रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय शैल बी चार्जेबल टू टैक्स। जनरल रूल यही है कि जो रिसीव हो गई है उसे इनकम में डाल दो, मत देखो किस साल की है, क्योंकि शायद थीम ये है कि बेचारे एम्प्लॉय पर टैक्स ना लें जब तक उसे मिले ना। पहले बेचारा नौकरी करे, पैसे मिले नहीं, टैक्स क्या लगाएं, एक्रूअल अकाउंटिंग क्या लगाएं। लेकिन एक रिलैक्सेशन है, वेयर सैलरी इज पेड टू इन एरियर्स, और आपको लगे कि इसकी वजह से आप पे ज्यादा रेट लग गया है एज कंपेयर टू द रेट दैट वाज लगता अगर सैलरी आपको उस साल मिल जाती जिस साल आपने सर्विस दी थी, तो फिर कमिश्नर को नोटिस देके वो वाला रेट लगा सकता है जब उसने कमाई। तो अभी मैंने कौन सा रेट लगाया, वो वाला रेट लगाया है जब कमाई, या वो वाला रेट लगाया है जब मिली? जब मिली। इसके नीचे 7-8 लाइनें छोड़ दें। ऑप्शन नंबर 2, अगला पेज। सैलरी टैक्स्ड ऑन एक्रूअल बेसिस, या फिर व्हेन इट इज अर्न्ड, व्हेन इट इज अर्न्ड। फिर मेरे ख्याल से अब ऐसा करेंगे 1300 और 1700 को खींच के ऐसा करेंगे 1300 और 1700 को खींच के 1300 को खींच के इस 32 लाख में डाल देंगे और 1700 को खींच के इस 38 लाख में डाल देंगे। ये फिर कौन सी अकाउंटिंग हो जाएगी?
एक्रूअल अकाउंटिंग, क्योंकि इसमें तो पुरानी वाली अपनी पड़ी हुई है ना, इसमें तो रिसीट वाली पड़ी होगी जनरल रूल के मुताबिक। तो अब 1300 और इसको ड्रैग करके उधर खींच दें। टैक्स ईयर 20x2 2022 का न्यूमेरिकल दोबारा सॉल्व करें। इनकम फ्रॉम सैलरी टाइम्स आया ना करें, बेसिक सैलरी 3000, लीव इन कैशमेंट 600, प्रोविडेंट फंड, बस इन दोनों को आप ड्रैग करके कहीं और लेके जाना है। आप जाएं जरा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। 36 लाख पे टैक्स निकालें, खाली सैलरी है। जी जी टैक्स बताएं। 430,000, कैच इट जी, प्लस 30% ऑफ 30% ऑफ 500, बस खत्म हो गया सवाल। दोनों में से जो लोअर है वो टैक्स है हमारा। आपने अभी इसको निकाला है, यहां से रेलेवेंट साल में जाकर डालें तो सही, इसको कहीं और जाके डालें तो सही। ये तो इस साल से भी निकाला है आपने, हमारे साल से निकाल दिया है, क्योंकि आप किस अकाउंटिंग की तरफ जाने लगे हैं, एक्रूअल। अब इसको वहां वहां डालें जिस साल की ये बनती है। अच्छा, 2022 से पहले कौन सा साल आया होगा? 2021। इसमें तो कोई मसला नहीं, इसमें तो कोई मसला नहीं। तो इसमें बस 48 लाख और 360 को ऐसे एज इट उठा लें। ऐसे ही इधर आपने समझने के लिए उठा रहा हूं, फिर आपको बताऊंगा क्या करना है। इस साल को आप स्किप भी कर सकते थे। टैक्सेबल इनकम कितनी? 48 लाख। और टैक्स चेक करने की जरूरत नहीं, सही होगा बस। अच्छा, अब टैक्स ईयर 2020 टैक्स ईयर 2020, इसकी जो इनकम है ना वो अब रिवाइज करनी पड़ेगी। अब इसको उठा के 1700 को इधर लाना पड़ेगा। इसकी अपनी इनकम कितनी है? 3800। 3800 जमा 1700, इधर आना। तुम मेरे थे, तुम मेरे थे, तुम मेरे थे। इधर किधर क्या कर रहे हो? इधर आओ। 1700 टोटल 50। अब सैलरी वाला टेबल ही लगाएं, उसने कुछ नहीं बताया हुआ, तो सैलरी का ही डाटा सारा। जो टैक्स निकला हुआ है उसको चेक ना करें ये सही है या नहीं, और जो टैक्स उसने सवाल में दिया हुआ है उसको तो अब रिवाइज करना पड़ेगा ना। मैं अब पेएबल टू गवर्नमेंट कितना है वो फिर अलग बहस होगी, वो कर लेंगे। फिलहाल उसने जो सवाल में टैक्स दिया हुआ है अब वो मेरा बनता नहीं है, मेरा कुछ और बनता है। 7 लाख ऑफ जवाब 1190। एक छोटा सा काम और कर दें, TY20W9, जिसे आप 2019 भी कह सकते हैं। इसकी इनकम उठाएं 3200 और इसमें इसकी इनकम डाल दें 3200 जमा 1300 4500 और बाकी सारे उठ। चलें जी, टैक्स काटें।
7 लाख प्लस 35% ऑफ मेरे पास जगह नहीं बची, वरना मैं 2018 में आपको दिखा देता हूं, लेकिन वो मैं वैसे आपको बता दूंगा ज़बानी 2018 का क्या करना है। आप बताएं क्या ये वाले टैक्सेस इससे कंपेयर कर सकते हैं हम? जरा बताएं, कैश बेसिस और अब ये समझ लें कंक्लूजन है, कैश बेसिस और एक्रूअल बेस पे 2002 का कितना टैक्स है? 15 और उसका 550 मिला है कि नहीं मिला? अच्छा, अब 2001 का एक्रूअल वाला भी नजर आ रहा है ना, व्हाइट बोर्ड पे रहे बस। एक्रूअल वाला कितने? 630। 2021 के बाद 2020 का 1190 और 2019 8। क्या मैं इनको कंपेयर करके देख सकता हूं कौन सा फिजिबल है? नहीं, क्यों नहीं कर सकते? ऊपर 1 साल का टैक्स है। नहीं, फिलहाल तो टैक्स लायबिलिटी की बात करो, इसमें से उसने कितना पे कर दिया वो फिर बहस करनी है, मैं कर लूंगा, वो बहस उसने मांगी नहीं। इन चक्रों में कि हुकूमत को कितना देना है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं जो दोनों तरीकों से बनते हैं उनमें से क्या बेहतर तरीका है, बताइए क्यों नहीं कंपेयर किया जा सकते? ऊपर 1 साल का टैक्स है और नीचे। अच्छा, अब क्या इसका हल है, कंपैरिजन कैसे करें? जाहिर बात है पिछले सालों का टैक्स भी डाल दें, लेकिन कौन सा वाला? कैश वाला तो गिवन है, गिवन है। अब अगर आप मुझे इजाजत देते हैं तो इसका कैश बेसिस वाला टैक्स चाहिए, इसका कैश बेसिस वाला टैक्स चाहिए, इसका कैश बेसिस वाला टैक्स ये है, या मैं इन तीनों को उठा लेता हूं और तीनों को उठा के इधर लिख देता हूं ताकि कंपैरिजन आसान हो जाए। आखिरी साल तो मुझे उठाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें कोई मसला ही नहीं है, उठाना है तो उसको भी उठा लीजिएगा 2018 वाला। लेकिन आप बताएं सवाल से तीनों टैक्स उठा लूं या फिर इस हेडिंग के नीचे 6-7 लाइनें डाल दूं? खुद नहीं कैलकुलेट करना टैक्स, जो टैक्स उसने निकाला हुआ है वो सही है, जो टैक्स उसने निकाला हुआ है वो सही है। आप बताएं क्या करें? टाइम ज़ाया होगा इधर, अगर आपने कोई कैलकुलेशन करनी है देखने में आपको बड़ा अच्छा लगेगा, टाइम ज़ाया होगा। उतार लें दोबारा सारा। ऑप्शन ऊपर क्या है? सैलरीज टैक्स ऑन रिसीट बेस। अगर 2021 में भी रिसीट बेस होती तो इनकम कितनी थी? 4800 और टैक्स 630। ये टाइम ज़ाया होगा, लेकिन ठीक है जरा एक रिदम बन जाएगा। टाइम ज़ाया हो जाए पेपर में गलती का चांस कम हो जाएगा, आइंदा कभी इस तरह का सवाल आया। 2020 इनकम सवाल वाले ने तो कैश अकाउंटिंग फॉलो की हुई है ना पिछले सालों में, क्योंकि पिछले सालों में तो वो पैसे मिले ही नहीं थे। तो बताएं 3800 और 300, 3800 और 300, 300 क्या है? टैक्स। और TY20 W9 जी इनकम 404.5। आखिरी साल अगर दोनों जगह डालने हैं तो दोनों जगह डाल दें, उसमें कोई मसला था ही नहीं। तो आखिरी साल 359.5, तो वो इधर भी इसी तरह आएगा 359.5, इधर भी इसी तरह आएगा। इसलिए मैं इग्नोर कर रहा हूं, या मेरे पास व्हाइट बोर्ड पे जगह नहीं, जो मर्जी समझ लें। पेपर में कोई करना जरूरी नहीं है आखिरी साल, क्योंकि उसके जैसे कोई मसला हुआ ही नहीं। 4 सालों का कंपैरिजन काफी है। 5वां साल भी डाल सकते थे अगर उसमें भी कोई मसला होता। विषय की तरह आखिरी कॉलम घर में जाके डाल लीजिएगा, फर्क कोई नहीं पड़ना, बराबर अमाउंट आनी है दोनों जी। 630
300, 40, 4.5। अब इन सबका हमें क्या करना पड़ेगा? टोटल। अब जरा देखें हुआ क्या है। इन दोनों अमाउंट्स को पहले हमने इस साल डाल के टैक्स निकाला, यह है जनरल रूल। काफी हैवी टैक्स आया। फिर इन दोनों अमाउंट्स को हमने इस साल में नहीं डाला और 1300 को इधर छोड़ दिया और 1700 को बुला के यहां छोड़ दिया 1700 को। तो बस 1300 और 1700 को यहां नहीं डाला, इन तीनों को यहां डाल दिया। 1300 और अब ऑब्वियसली 1300 1700 इधर नहीं पड़े हुए क्योंकि वो तो पिछले साल मिले ही नहीं थे। अब 1300 1700 इस वाले में सारे इधर पड़े हुए हैं और इधर नहीं पड़े हुए, और उधर वाले में 1300 1700 इधर नहीं पड़े हुए और रेलेवेंट जगहों पे। तो फिर ये कौन सी अकाउंटिंग है? क्रूअल। और ये आखिरी साल भी डालना हुआ तो डाल दें, लेकिन उसमें कोई मसला, उसके एरियर को रिसीव ही नहीं हुए तो कोई फायदा नहीं उसका। ये टोटल इसका तो 2909.5 और इसका टोटल 3210। कौन सी अकाउंटिंग बेहतर निकली? ये मुंह ऐसे करके देखने की जरूरत नहीं, मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूं। 404.5 इसका टोटल 290.5 और ये 3210। आप बता दें जी दोनों तरीकों में कौन सा बेहतर है? कैश अकाउंटिंग। सवाल की रिक्वायरमेंट, एज अ टैक्स कंसल्टेंट आई एडवाइज डॉक्टर जमाल अबाउट द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पेएबल बाय हिम फॉर टैक्स ईयर 20x2। तो कौन सा पेएबल है? कैश वाला पेएबल बेहतर है, क्रूअल वाला? कैश वाला। आगे पेएबल टू गवर्नमेंट निकालने तो वो मैं निकाल देता हूं, वो अलग डिस्कशन है अभी। चलें जी नोट करें, यही तो करना है। इसी के बाद तो एडवाइस देनी है अंग्रेजी में, यहां से लेके यहां तक ये आपकी मर्जी है। जरा ये तो कंपैरिजन आसान हो गया ना, ये जरा कॉन्सेप्ट जहन में बैठ गया। अगर ये इधर सॉल्व ना हो तो कॉन्सेप्ट जहन में ना बैठता। कैश अकाउंटिंग क्या कहती है? सारे सालों का छोड़ो, इधर डाल दो जितना मिला है पुराना। कैश अकाउंटिंग कहती है पुराने सारे को इधर डालो। एक्रूअल कहती है जिस साल के वहां भेजो, यहां ना डालो। ये समझाना मकसूद था और मतलूब था, दोनों ही नहीं आ जाए हुए। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 300.5। अच्छा माय डियर, एक सेकंड इधर देखें। मैंने सॉल्यूशन में ना ये वाला साल भी नहीं डाला हुआ क्योंकि इसमें कोई मसला नहीं था ना, तो मैंने सॉल्यूशन में ये वाला साल भी नहीं डाला। अभी मैंने सॉल्यूशन में नजर मारी है, सॉल्यूशन में मैंने ये वाला और ये वाला साल डाला हुआ है। लेकिन आप लोग इसी तरह करें, बेशक आखिरी साल भी सॉल्यूशन में डाल दें, कोई मसला नहीं है उसमें। हाँ जी, वो तो वही होता है। अच्छा जी, अब नोट करें। नोट कर लिया तो फिर कंक्लूजन ड्रॉ करें। अंडर कैश अकाउंटिंग देयर इज अ टैक्स सेविंग ऑफ, अंडर कैश अकाउंटिंग there is a tax saving of 2
बोले 303.5 300.5. So he should take the arrears in the year in which they are received या in which they are earned. हाँ, so he should take the arrears to the year in which they are received. पूछें क्या सवाल आ रहे जहन में? ये वाली, हाँ ये वाली तो ऑप्शन, लेकिन ये है कि आमने सामने जरा समझ आ रहा है। अच्छा, खुदा ना खास्ता वो पूछ ले कि कितना टैक्स हुकूमत को आप पे करना है, तो मेरे ख्याल से फिर ऐसे देखना पड़ेगा कि 840 उस साल का बन रहा था जो मैंने दे दिया हुआ है, और देना कितना था 404.5। तो कोई इस टाइप का कोई रिफंड बनेगा इस साल का, असल में सारा फिर इधर डाल के दे देंगे ना, और इस तरह की कोई कैलकुलेशन होगी, लेकिन वो छोड़े पड़े, उसकी डिस्कशन नहीं जरूरत। तो अब जरा मुझे टोटल बता दें क्या स्टोरी बनेगी कि ऑप्शन 1 क्या थी, 1300 और 1700 को 2022 में डालो, और दूसरी ऑप्शन फिर इन दोनों को कंपेयर कर लो एंड पे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, जाए। तो मैंने यही कराना था और क्या कराना था। अच्छा भाई, वो ये निकालें जरा, सितंबर 2024 का क्वेश्चन नंबर 7 का बी, क्वेश्चन नंबर 7 का बी, ये जो टेस्ट में आया था, नहीं भी दिया हो तो खैर है, किताबों में है आपके माय डियर। किताब का जो बिल्कुल आखिरी सफ़ा ना, उससे एक सफ़ा पहले निकाल लें, आखिरी सफ़े से एक सफ़ा पहले। वह किधर है भाई? अटेंशन चाहिए, आप जरा अटेंशन चाहिए, और अच्छी खासी चाहिए। टेंशन नहीं, अटेंशन। Another provision states in 1999 rules made there under, तो ऊपर से पढ़े, वसीम एंड सन्स आर रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सेल्स टैक्स एक्ट, सोल्ड टैक्सेबल गुड्स टू हलीम। वसीम सोल्ड गुड्स टू हलीम, सारे इधर देखें, इन फरवरी वसीम सोल्ड गुड्स टू हलीम,
वसीम ने हलीम को चीजें बेची। इस तरह हम भी अगर लिख लेते ऊपर तो हमें भी आसानी हो जाती। अच्छा जी, अंडर द प्रोविजन ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 एंड रूल्स मेड देयर अंडर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इन स्पेसिफाई द डॉक्यूमेंट WS and HS आर रिक्वायर्ड टू बी इशूड इफ एनी एंड स्टेट द इफेक्ट, इंक्रीज, डिक्रीज और नो इफेक्ट का लफ्ज लिखना था आपने। बस इफेक्ट के लिए उसने बताया था कि या इंक्रीज का लफ्ज लिखो या डिक्रीज का लफ्ज लिखो या नो इफेक्ट का लफ्ज लिखो। ब्रैकेट में उसने बताया था क्या लिखना है। ऑन द सेल्स टैक्स लायबिलिटी ऑफ WS एंड HS, तो सॉल्यूशन का फॉर्मेट भी उसने दे दिया आपका, एज इट इज को कॉपी पेस्ट करना था। HS रजिस्टर्ड सेल्स टैक्स एक्ट। HS कौन है? हलीम सन्स। हलीम सन्स इज रजिस्टर्ड अंडर सेल्स टैक्स एक्ट एंड सेलर तो रजिस्टर्ड ही होता है भाई, फिर ही तो सेलर का न्यूमेरिकल आता है, तो सेलर तो रजिस्टर्ड ही होता है। तो अभी क्या मैं वैसे कह रहा हूं कि सेलर तो रजिस्टर्ड ही होता है ना, अनरजिस्टर्ड बंदे का तो न्यूमेरिकल नहीं आना, वो बायर रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड होता है ना। पहली मिसाल में बायर रजिस्टर्ड था, दूसरी में बायर, सेलर तो हमेशा रजिस्टर्ड ही होता है। सेलर अनरजिस्टर्ड होगा तो फिर न्यूमेरिकल उसका कैसे आना है? अच्छा जी, HS इज रजिस्टर्ड अंडर सेल्स टैक्स एक्ट, बायर रजिस्टर्ड है और उसने 25% चीजें रिटर्न कर दी हैं। रिटर्न कर दी हैं तो पहले दो सिनेरियोस में से कोई या तीसरे चौथे में से कोई? पहले दो, रिटर्न का लफ्ज लिखा है। अगला सवाल मेरा, अगर पहले दो सिनेरियोस हैं तो सेलर बायर रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड? तो किसकी जिम्मेदारी है? बस बायर की। कौन सा नोट इश्यू करने की? डेबिट नोट। तो बायर कौन सा नोट इश्यू करेगा? डेबिट नोट। इसने कुछ भी नहीं करना, जाके देख लें इसने कौन सा नोट इश्यू करना है। चलें आगे। HS इज नॉट रजिस्टर्ड, बायर क्या है? अनरजिस्टर्ड, और फिर उसने 25% चीजें जो है वो वापस कर दी हैं जी। अब बताएं सेकंड सिनेरियो, तो क्या करें? सेलर क्या करे? क्रेडिट नोट इश्यू करें। तरतीब से वो पूछ रहा है, बायर ने कुछ नहीं करना। अच्छा, अब पहले दो सिनेरियोस को मैं दोबारा कराने लगा हूं। द नोट कैन ओनली बी इशूड द एडजस्टमेंट ऑफ डेबिट क्रेडिट, और द नोट कैन ओनली बी इशूड अगर हुकूमत को फ़ायदा हो तो 180 डेज में, वरना उसके बाद नोट इशू नहीं किया जा सकता। अब हुकूमत को फ़ायदा हो रहा हो तो किया जा सकता है, अगर हुकूमत को नुकसान हो रहा हो तो नहीं किया जा सकता। अच्छा, अब देखें इसमें तो फरवरी और जुलाई में 180 दिन थे ही नहीं, और फरवरी और मई, फरवरी मार्च अप्रैल में इसमें भी 180 दिन थे ही नहीं, तो यहां तो नोट इशू करने के लिए दिन गिनने की जरूरत थी ही नहीं, इसलिए मैंने भी नहीं गिने। चाहे हुकूमत को फायदा हो चाहे नुकसान हो, कहानी अभी कितने दिनों के अंदर है? 180 दिनों के अंदर तो जो मर्जी करें। समझ आई नहीं समझ आई? तो 180 दिनों के अंदर तो जो मर्जी करें। तो जब कहानी 180 दिन से बाहर निकल रही हो, फिर अगर हुकूमत को फायदा हो तो नोट इशू किया जाएगा, हुकूमत को नुकसान हो तो नोट इशू। अब देखें, HS इज रजिस्टर्ड अंडर सेल्स टैक्स एक्ट एंड रिटर्न 25% ऑफ गुड्स इन सितंबर। कब चीजें वापस की? सितंबर में। HS इज रजिस्टर्ड अंडर। अच्छा जी, अब मुझे बता दें सिनेरियो 1 है या 2 है? भाई HS इज रजिस्टर्ड, क्यों परेशान हो रहे हैं? सिनेरियो क्या है? 1। सिनेरियो 1 में जरा मुझे बताएं क्या होना है? परचेज क्या होनी है? अच्छा, नोट पहले बता दें कितने इशू करना है। मैं परचेज कम होने का लफ्ज क्यों बोल रहा हूं, सेल का क्यों नहीं लफ्ज बोल रहा? इसलिए ये वाली लाइन मिस हो गई थी। अच्छा, और ये देखो शुरू में मैंने ये इधर लिख दिया था। अच्छा, क्लास के बाद सरमेर से मिलना। अच्छा जी, HS इज रजिस्टर्ड अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट एंड रिटर्न 25% ऑफ गुड्स इन सितंबर। पहले तो ये बता देना नोट किसने इशू करना है?
बायर ने इशू करना है। बायर जब नोट इशू करेगा तो उसकी परचेज कम होने से इनपुट कम होने से हुकूमत को। अब देखें, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 7वां महीना बन रहा है, तकरीबन 180 से ज्यादा दिन बन रहे हैं, लेकिन खैर है नोट इशू, क्योंकि इस नोट इशू करने से गवर्नमेंट को असल में पहले देखना होता है नोट इशू किसने करना है। ये सवाल कौन सा है? रजिस्टर्ड बायर वाला सवाल है, तो नोट किसने इशू करना है? बायर ने। तो ये नोट इशू कर दे कितने दिनों बाद? 180 दिनों के बाद भी। तो परचेज कम हो रही है तो गवर्नमेंट को क्या हो रहा है? मैंने सेल कम हो रही है क्यों नहीं लिखा? क्योंकि सिनेरियो 1 में नोट इशू करना सेलर की जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए मैं बायर के एंगल से चलाऊं, मैं बायर के एंगल से चलाऊं। तो जब मैं बायर के एंगल से चलाऊं तो बायर की क्या काम हो? नोट इशू करना किसकी जिम्मेदारी? और यार जिसको नहीं यकीन आ रहा ये देख लें, परचेज कम हो रही है, तो परचेज कम होने से हुकूमत को, तो ये एडजस्टमेंट 180 दिनों के अंदर के बाद भी की जा। इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह तुम क्या इशू करो, इसने तो कोई नोट नहीं इशू करना। आखिरी तो ऐसे बच्चों वाले थे इजी मार्क्स देने के लिए। वैल्यू ऑफ सेल वर एरोनियसली कम रिकॉर्ड बाय सेलर। माय डियर ये सेलर है, सेलर ने कम सेल रिकॉर्ड किया है, और चुप, सेलर ने कम सेल रिकॉर्ड किया था। एरर वाज रेक्टिफाइड इन जून 2000। चीजें कब बेची? फरवरी में। अब सेल कब बढ़ानी है? महीने ना गिने, हुकूमत को फायदा हो रहा है, महीने ना गिने, नोट इशू करें। अच्छा, नोट अब इशू किसने करना है? वर अंडरस्टेटेड। तो अब मैं क्या करूंगा बदले में? बढ़ाऊंगा ना, ओवरस्टेट नहीं कर दूंगा, वो तो फिर और ज्यादा आसमानों पे पहुंच जाएगा। अब मैं अंडरस्टेट को नॉर्मलाइज करूंगा, तो अंडरस्टेट को सही करूंगा, तो सेल बढ़ाऊंगा। तो कौन सा सिनेरियो? थर्ड। तो मैं कौन सा नोट इशू करूं? कौन? अगले ने एक्नॉलेजमेंट देनी है, इस सिनेरियो में नहीं देनी। द वीओएस एंड कॉरस्पॉन्डिंग सेल्स टैक्स वर एरोनियसली। वीओएस और कॉरस्पॉन्डिंग सेल्स टैक्स ज्यादा हो गया, अब सेल्स टैक्स को कम करना है। वेयर फॉर एनी वैलिड रीजन वीओएस इज टू बी डिक्रीज्ड, तो सेलर शेल इशू आ। अच्छा, मुझे पता है इससे हुकूमत को नुकसान होगा, लेकिन ये एडजस्टमेंट अल्लाह का शुक्र है अभी 180 डेज हैं, तो ये भी देखना था कि नोट इशू करने से पहले नोट इशू होना भी बनता है या नहीं। अब नोट इशू कराएं, पहले ने क्या करना है भाई? अक्सर मैंने आपसे बात कर दी है, यहां से क्रेडिट डेबिट का पता चलता है, क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, और यहां से हुकूमत को फायदे या नुकसान का पता चलता है। सेल बढ़ रही है, गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है, यहां से गवर्नमेंट को नुकसान फायदे का पता चलता है। जी बोलें। और इसने बदले में, चलें जी, इंपैक्ट ऑन सेल्स टैक्स लाइबिलिटी। मैं नीचे से शुरू करता हूं, सेल्स टैक्स लाइबिलिटी पे इंपैक्ट। सेल्स टैक्स लाइबिलिटी कौन सी होती है? आउटपुट माइनस इनपुट जो एंड पे आ जाए, डेट इज सेल्स टैक्स लाइबिलिटी। अच्छा जी, अब आपने ये नहीं लिखना था इनपुट बढ़ रहा है आउटपुट बढ़ रहा है। इनपुट आउटपुट बढ़ने से न्यूमेरिकल के पेएबल पे क्या फर्क पड़ा है? सेल्स टैक्स लाइबिलिटी के साथ इनपुट आउटपुट के अल्फाज नहीं लिखने थे, बस इंक्रीज डिक्रीज और नो इफेक्ट। अच्छा जी, अब मुझे बताएं, पॉइंट 4 से मैं शुरू कर रहा हूं। पॉइंट 4, सेल कम रिकॉर्ड हुई है, सेल क्या हुई है? अब सेल बढ़ानी है, सेल बढ़ाने से बताएं गवर्नमेंट को, सेल बढ़ाने से गवर्नमेंट को। अब जब सेल बढ़ाने से गवर्नमेंट को फायदा होगा तो गवर्नमेंट की फायदे वाली एडजस्टमेंट जब मर्जी करें। सेल बढ़ाने से आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ाने से पेएबल टू गवर्नमेंट। क्लियर? दूसरे की क्या बढ़ेगी? परचेज। दूसरे की क्या बढ़ेगी? परचेज बढ़ने से गवर्नमेंट को,
लेकिन ये भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं क्योंकि अभी 180 दिन नहीं गुजरे, कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। जून फरवरी के बाद मार्च अप्रैल मई जून, अभी 4-5 महीने गुजरे हैं। इसकी सेल बढ़ी है, अगले की परचेज बढ़ने से गवर्नमेंट को जो एडजस्टमेंट गवर्नमेंट को नुकसान वाली हो वो 180 दिनों में हो, तो ये 180 दिनों के अंदर ये एडजस्टमेंट कर सकता है या नहीं कर सकता? कर सकता है। तो परचेज कम करें, परचेज कम करने से इनपुट परचेज कम होने से इनपुट, परचेज और इनपुट एक ही चीज होती है, इनपुट कम होगा। इनपुट कम होने से पेबल टू गवर्नमेंट, तो परचेज बढ़ रही है, परचेज बढ़ रही है, सॉरी आई टेक माय वर्ड्स बैक, ये सेल बढ़ी थी तो दूसरे की परचेज बोलना था आपने, एक की सेल बढ़ रही है तो दूसरे की परचेज बढ़ने से इनपुट, इनपुट बढ़ने से आउटपुट माइनस इनपुट होता है ना, इनपुट बढ़ने से पेएबल टू गवर्नमेंट की फिगर कम हो जाएगी। तो इसलिए इसकी सेल्स टैक्स लायबिलिटी कर दें, वैनिटी डेज अभी नहीं गुजरे, खैर है, हुकूमत को नुकसान दे दें, कोई मसला नहीं। डन, अगला चलें, आखिरी, सेल को क्या करना है, ओवरस्टेट हो गई है, सेल को कम करना है। अब आपने तसल्ली से सोचना है, यहां पे सोचें, सेल कम होने से आउटपुट, आउटपुट कम होने से जो न्यूमेरिकल में एंड पे पेएबल आता है, ये आउटपुट होता है ना और ये इनपुट होता है, इस पे इफेक्ट बताना है। तो आउटपुट कम होने से पेएबल टू गवर्नमेंट भी, अच्छा पहले बताएं आउटपुट कम होने से गवर्नमेंट को क्या हो रहा है, लेकिन ये एडजस्टमेंट तो भी 180 दिन के अंदर ही है, तो इसको कर सकते हैं, बताएं कैसे करें। डिक्रीज, मेरी सेल अगर कम हो रही है तो अगले की परचेज कम होने से इनपुट पे, पहले बताएं परचेज कम होने से इनपुट पे क्या फर्क पड़ेगा, इनपुट कम हो जाएगा, इनपुट बढ़ने से हुकूमत को नुकसान, इनपुट कम होने से हुकूमत को, बस फिर तो टेंशन ही ना लें। अब इनपुट बढ़ाना है, गवर्नमेंट को फायदा देना है, इनपुट बढ़ाने से या कम करना है, जल्दी बताएं, कम करना है, जल्दी सोच के बताएं। सेल, जल्दी जल्दी बताएं, सेल 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 सेल, बोले 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 बोले, सेल कम हो रही है और दूसरे की परचेज कम होने से इनपुट, इनपुट कम होने से गवर्नमेंट को, ये भी देख लें यहां पे, यहां लिखा हुआ था इनपुट कम होने से गवर्नमेंट को, इनपुट बढ़ने से नुकसान होता है ना, तो कम होने से गवर्नमेंट को फायदा होगा, तो फायदा दे दें गवर्नमेंट को। अब टैक्स लायबिलिटी पे इफेक्ट बताएं क्या होगा, इंक्रीज कर देगा। नेक्स्ट आगे चलें, सेल रिटर्न हो रही थी पहले में, सेल रिटर्न हो रही थी पहले में, तो सेल रिटर्न होने से सेलर के साइड से चेक चल रहे, बायर की साइड से चल रहे, कोई मसला नहीं। सेल कम होने से सेलर की सेल कम हो रही है, सेल रिटर्न हो रही है, सेलर की सेल कम हो रही है। सेल कम होने से आउटपुट, आउटपुट कम होने से गवर्नमेंट को, एक्सेलेंट। अब ये जो गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है, ये एडजस्टमेंट कितने दिनों में की जा सकती है, तो अभी 180 दिन तो गुजरे नहीं, तो आउटपुट कम कर दें, आउटपुट कम होने से पेएबल भी कम हो जाएगा, तो बताएं डिक्रीज। नेक्स्ट एचएस, जल्दी सोचें, परचेज कम हो रही है, परचेज कम होने से इनपुट, इनपुट कम होने से गवर्नमेंट को, अगर गवर्नमेंट को फायदा होगा तो ये एडजस्टमेंट होने जब मर्जी हो जाए, वो तो कोई टेंशन नहीं। अब इनपुट कम होने से, इनपुट देखें एक मिनट मैं दिखाता हूं, इनपुट 7 है तो ये 3 है, इनपुट कम होने से टैक्स लायबिलिटी
बढ़ रही है। तो व्हाट इज इफेक्ट ऑन टैक्स लायबिलिटी, इस तरह करके देख सकते थे पेपर में। नेक्स्ट, अगेन सेल क्या हो रही है, वो अनरजिस्टर्ड है, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी सेल क्या हो रही है, मुझे वो चीजें वापस करके जा रहे हैं, तो मेरी सेल क्या हो रही है, सेल कम होने से आउटपुट, आउटपुट कम होने से गवर्नमेंट को, लेकिन कोई मसला नहीं, नुकसान दे दें, हमारी गवर्नमेंट ही है। नहीं नहीं, ये वजह नहीं है, नुकसान दे दें क्योंकि अभी फरवरी मार्च अप्रैल, अभी अभी 2-3 महीने गुजरे, 180 दिन नहीं गुजरे, इसलिए नुकसान दे दें। आउटपुट कम होने से इस पेबल पे क्या फर्क पड़ेगा, डिक्रीज। और अगला बंदा एक्सेलेंट, वो है ही अनरजिस्टर्ड, वो अपने सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व ही नहीं करता होगा, वो बंदा है ही अनरजिस्टर्ड। नो इफेक्ट लिख के आना था, इसको भी हमने कुछ ना कुछ ठोक दिया था। वो कह रहा था डैश था लगाई, नो इफेक्ट। बहरहाल एग्जामिनर को ईमेल करके पूछ लो कि आगे आपने क्या किया डैश लगाने वालों के साथ। मुझे नहीं पता जिन्होंने डैश लगाई आगे आपने क्या किया उनके साथ। अच्छा, आगे चलें। सेल क्या हो रही है, मैं दिखा देता हूं। सेल क्या हो रही है, कम हो रही है। सेल कम हो रही है, इससे मुझे बता दें आउटपुट क्या हो रहा है, इससे गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के नुकसान की वो एडजस्टमेंट जो 180 दिनों के बाद हो वो, इसलिए ये एडजस्टमेंट नहीं कर सकता, इनपुट आउटपुट को एडजस्ट नहीं कर सकता, जब गवर्नमेंट को नुकसान नहीं दे सकता। नो इफेक्ट लगाना था, डैश ही लिखना था। अच्छा, और अगले बंदे ने गवर्नमेंट को फायदा देना है, क्योंकि उसकी क्या कम हो रही है, परचेज कम होने से गवर्नमेंट को, वो दे दे कोई मसला नहीं, परचेज कम हो रही है, इससे गवर्नमेंट को फायदा होना है, लिख लें। वजह बताएं। अच्छा, एक मिनट पहले जरा एचएस को देखते हैं ना। अच्छा, एक होता है नोट इश्यू करने वाला, एक होता है नोट रिसीव करने वाला, दोनों को अलग अलग देखा करें। भाई ठहर जा, अभी तस्वीर ना खींच, ये वाला आप मुझे फिल आउट कर लेने दें, तसल्ली से चलें। बायर ने चीजें वापस कर दी हैं सितंबर में, ठीक है। जब बायर चीजें वापस करेगा तो परचेज कम होगी, परचेज कम होने से गवर्नमेंट को, अगर गवर्नमेंट को फायदा हो तो नोट 180 दिन बाद भी इशू किया। इधर देखें सारे, ये नोट इशू कर दे और ये नोट रिसीव कर ले, इसने कोई नोट बना के नहीं देना। इज इट सो? पहला सिनेरियो है ना ये नोट इशू कर दे, ये रिसीव कर ले। आप बताएं पहले सिनेरियो में इसने कौन सा नोट बना के देना है? अच्छा, अब ये डिस्कशन थी रूल 20 और 21 की कि नोट किसने बना के देने हैं। अब सवाल यह कि एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट आउटपुट किसने करनी है, उसके लिए उसने लिखा हुआ है वेयर आउटपुट इज रिड्यूस्ड द एडजस्टमेंट कैन ओनली बी मेड इफ द नोट इज इश्यूड विद इन 180 डेज। अब इधर आए, जब ये चीजें वापस कर रहे हैं, एचएस, तो इसकी परचेज क्या हो रही है, परचेज कम होने से गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है। तो जब ये परचेज कम करेगा, फर्ज करें ये है परचेज, इसने परचेज कम कर दी तो पेबल, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ जाएगा इन, इसलिए ये एडजस्टमेंट करे क्योंकि इससे तो गवर्नमेंट को फायदा देना है। दूसरे के लिए सोचें, इसके लिए क्या कम हो रही है, सेल कम होने से आउटपुट, जब आउटपुट कम होगा सेल होने से, इससे गवर्नमेंट को, अब 180 दिन गुजर चुके हैं तो गवर्नमेंट को नुकसान, इसलिए दूसरा बंदा एडजस्टमेंट कर रहा होगा लेकिन ये एडजस्टमेंट नहीं कर रहा होगा।
नोट रिसीव कर लेगा, ये अपने पास रख लेगा, लेकिन एडजस्टमेंट नहीं कर सकेगा। चलें जी, ओवर।